आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा और आप मेरे स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर कलिंग युद्ध के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति अशोक के समय बन जाती है जिसके कारण से इस युद्ध की शुरुआत हुई। तो आज हम लोग इस कलिंग युद्ध के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। तो यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ी सी बातों को शुरू करते हैं और ये मैप आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यदि हम अशोक के समय की बात कर रहे हैं, यानी सम्राट अशोक, यानी हम यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये मौर्य काल के ऊपर बात कर रहे हैं। किस काल के ऊपर? मौर्य काल के ऊपर। तो यहाँ मौर्य काल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, सम्राट अशोक के विषय में बात कर रहे हैं, तो इस समय मौर्यों की जो कैपिटल है ये आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र है। और मौर्यों की कैपिटल इस प्रकार से हमको पाटलिपुत्र दिख रही है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कलिंग का कहीं ना कहीं आप क्षेत्र देख रहे हैं, पूरा कोस्टल एरिया है। एक बहुत बड़ा समुद्र तटवर्ती क्षेत्र इनके पास है, कोस्टल एरिया इनके पास है, बड़े पैमाने पर बंदरगाह इनके पास हैं। और इस तरह से ये पाटलिपुत्र है, मगध का साम्राज्य एक तरीके से यहाँ तक फैला हुआ है, यानी मगध और कलिंग की सीमाएं आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। दूसरी बात कि इस समय मौर्यों के पास बंगाल भी है और मौर्यों के पास यहीं पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बंदरगाह भी था जिसको ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल में था। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रकार से ताम्रलिप्ति हार्बर बंदरगाह, जहाँ से साउथ ईस्ट एशिया को टच किया जाता था, तो यहाँ पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी आप देखेंगे ये बंगाल में पड़ता था। ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ पड़ता था, ये बंगाल में पड़ता था। इस प्रकार से थोड़ा सा समझिए, चीज़ों को समझेंगे तो आपको क्लियर सब बातें होने लगेंगी। मैंने अभी आपसे कहा कि इस तरह से यहाँ पर सम्राट अशोक बैठे हुए हैं, यानी मगध की गद्दी पर कौन बैठे हैं? तो सम्राट अशोक बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर थोड़ी सी बातों को हम लोग लेकर समझने का प्रयास करें तो इस तरह से मगध की सीमाएं कलिंग से टकरा रही हैं। साथ में मैंने अभी कहा कि कलिंग की सीमा के एकदम नज़दीक ही मौर्यों का एक बहुत बड़ा बंदरगाह पड़ रहा है जिसे ताम्रलिप्ति कहते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर अगर करें तो यहाँ पर इनके पास भी अगर देखें तो ये जो कलिंग के लोग थे, यानी कलिंग के पास भी बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं अपने हार्बर हुआ करते थे। इनके पास बहुत बड़ा कोस्टल एरिया था, तो इनके पास एक बहुत बड़ा हार्बर भी थे, बंदरगाह भी थे, जहाँ से ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ कनेक्टिविटी अपनी बड़े पैमाने पर बनाए हुए थे। क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ हमको मिल रही है। तो इस कलिंग युद्ध की जानकारी स्वाभाविक रूप से कहाँ जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको स्वयं अशोक के 13वें शिलालेख से मिल रही है। किससे मिल रही है? 13वें शिलालेख से। तो इस 13वें शिलालेख से मिल रही है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कलिंग का मतलब है, कहीं कुछ लोग नहीं समझ पाए, कलिंग का मतलब है उड़ीसा, यानी आज का जो उड़ीसा है उस समय कलिंग था। ठीक है, तो उड़ीसा। मैंने अभी कहा कि इस युद्ध के यानी कलिंग युद्ध की चर्चा अगर करते हैं तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमको 13वें शिलालेख से मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और स्वयं इस अभिलेख जो अशोक का अभिलेख है, स्वयं इसमें कहीं ना कहीं सम्राट अशोक इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोग क्या गए? मारे गए थे, ये स्वयं सम्राट कहते हैं। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि करीब 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग क्या हो गए? इन्हें बेघर हो गए, इस तरीके से बेघर हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस युद्ध को आप अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें तो कलिंग युद्ध के विषय में स्वयं अशोक अपने 13वें शिलालेख में जानकारी देते हैं और वो बताते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख लोग लगभग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग बेघर हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं इस युद्ध की जानकारी के लिए सबसे ऑथेंटिक स्रोत यही है। हम सम्राट अशोक आखिर कलिंग युद्ध करना क्यों चाहते हैं? ये तो इन्होंने जानकारी दे दी अपने 13वें शिलालेख में, लेकिन ये युद्ध करना क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि मौर्य जो थे वो साम्राज्यवादी सोच के लोग हैं, यानी कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक कर दिया था?
हिंदू कुश पर्वत यानी अफगानिस्तान तक कर दिया था, उसने दक्षिण भारत में कर्नाटक भी कर रखा है, यानी एक विशाल साम्राज्य का स्वामी है। बिंदुसार बीच में कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन जैसे ही अशोक गद्दी पर बैठे, अशोक पुनः साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय कलिंग नहीं था, तो सम्राट अशोक को यह लगता है कि कहीं न कहीं एक प्रकार से कलिंग को जीतने से हमारे लिए बहुत सी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो एक तो पहली बात हम कह सकते हैं कि एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस युद्ध के कारण के ऊपर चर्चा करते हैं। इस युद्ध का कारण, तो इस युद्ध के कारण के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो पहला जो है कारण अगर हम यहाँ पर पाते हैं, पहला अगर कारण यहाँ पर पाते हैं तो पहला जो है साम्राज्यवादी नीति, यानी एक तरह से अशोक की साम्राज्यवादी नीति। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये अशोक की साम्राज्यवादी नीति है। चलिए सर, ये अपन ने कहीं न कहीं साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि कोई भी एक प्रकार से सम्राट नहीं चाहेगा, शक्तिशाली सम्राट, कि उसके साम्राज्य से लगा हुआ कोई कहीं न कहीं ताकतवर साम्राज्य हो जो उसके लिए कहीं खतरा पैदा हो सकता हो। इस सोच के कारण ये पहला कारण तो हम लोगों ने कर लिया है। दूसरे कारण की बात अगर फिर यहाँ पर समझते हैं तो यहाँ पर फिर अपन नक्शे के पास जाते हैं, तो ये देखते हैं कि मान के चलिए कि इनका और इनका कभी युद्ध होता है, यानी एक तरह से मगध में और कलिंग में कभी युद्ध होता है, तो सबसे बड़ा खतरा क्या था? सबसे बड़ा खतरा यह है कि जो ये कलिंग है वो एक तरह से कहीं न कहीं जो मगध का बंदरगाह ताम्रलिप्ति है उसके नज़दीक पड़ता है। तो ये जब भी कहीं खतरा, जब भी कभी युद्ध होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी जब भी कभी युद्ध होगा तो ये कलिंग क्या करेगा? ये कलिंग क्या करेगा? सबसे पहले इस हार्बर को नुकसान पहुंचाएगा, जहां से एक प्रकार से मगध की कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया से थी। तो ये ताम्रलिप्ति उस समय पूर्वी भारत का बहुत बड़ा बंदरगाह है जो मौर्यों के पास है। तो कहीं ना कहीं मौर्यों को हमेशा चिंता बनी रहती थी कि यदि कलिंग से युद्ध होता है तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो एक तरह से कलिंग के नजदीक है, यानी पाटलिपुत्र से दूर है लेकिन कलिंग के पास है। तो इनको ये रहता था कि कभी भी युद्ध होगा तो ये कलिंग पर हमला, ये ताम्रलिप्ति पर हमला करेगा और उसको कहीं कि ध्वस्त कर देगा, जिससे हमारा कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया से खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से ताम्रलिप्ति बंदरगाह की चिंता भी हम कह सकते हैं इस युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हार्बर मौर्यों के पास है जहां से पूर्वी देशों के साथ संपर्क हो रहा है। तो और कलिंग के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होता। दूसरी बात है कि कलिंग के पास इतना बड़ा कोस्टल एरिया था कि कलिंग की स्वयं नौसेना बहुत ताकतवर थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, कलिंग की जो नौसेना है ताकतवर है, इनके पास स्वयं परफेक्ट बंदरगाह है, तो चाहेंगे कि इनका कोस्टल एरिया बढ़े, इसीलिए ये ताम्रलिप्ति को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते थे। ये एक बहुत बड़ी चिंता भी इस युद्ध का कारण बन सकती है। तो इस यहाँ पर हम बात कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इस तरीके की अगर हम चीज़ों को लेकर चलें तो दूसरा कारण क्या है कि कहीं न कहीं एक प्रकार से जो है सम्राट अशोक की चिंता। तो सम्राट अशोक की चिंता क्या है? इस प्रकार से सम्राट अशोक की चिंता की बात करते हैं तो वो जो है चिंता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह को लेकर, ताम्रलिप्ति बंदरगाह को लेकर। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह को लेकर कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चिंता इनके मन में बनी रहती थी, क्योंकि ताम्रलिप्ति बंदरगाह मैंने अभी कहा है जहां से एक प्रकार से बंगाल में पड़ता था, इस अभी मैंने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ इसकी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी थी। तो ये बंदरगाह कहीं ना कहीं एक प्रकार से कलिंग के नज़दीक पड़ता था, इसीलिए जब कभी भी मगध और कलिंग में युद्ध होगा तो कलिंग इस पर निश्चित रूप से हमला करेगा और एक तरह से ताम्रलिप्ति बंदरगाह को अपने कब्जे में कर सकता था, जिससे कहीं कि मौर्यों का नेविगेशन पावर खत्म हो जाता। ये कहीं न कहीं चिंता भी सम्राट अशोक की चिंता जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह को लेकर थी, ये भी एक युद्ध का बहुत बड़ा कारण है। अगर हम तीसरे कारण की बात अगर जानते हैं तो थोड़ा सा फिर हम पीछे चलते हैं तो इस मैप से फिर समझा जाए कि एक प्रकार से ताम्रलिप्ति बंदरगाह की चिंता भी है। अशोक को लगा कि अगर इसको मैं जीत लूंगा तो मेरा समस्या समाप्त हो जाएगी, फिर मेरा भी यहाँ साम्राज्य रहेगा तो मेरा बंदरगाह सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहुत बड़ा समुद्र तटवर्ती क्षेत्र भी मिलना, यानी कहीं ना कहीं मौर्यों को ये लगता है कि अगर हम इस कलिंग को जीत लेते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया बनेगा, बहुत से बंदरगाह हमको प्राप्त हो जाएंगे जहां से हम साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ और बेहतर कनेक्टिविटी बनाकर हम व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में और ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम इसका एक और कारण भी कह सकते हैं, और वो कारण क्या हो सकता है कि एक प्रकार से जो है कलिंग को
कलिंग, कलिंग को इस तरीके से क्या होगा, कलिंग को जीतने से बहुत बड़ा समुद्र तटवर्ती क्षेत्र भी मिलेगा, समुद्र तटीय क्षेत्र भी मिलेगा, समुद्र तटीय क्षेत्र भी मिलेगा, और साथ में क्या होगा, इस तरीके से बहुत डेवलप यानी विकसित बंदरगाह भी मिलेंगे, यानी क्योंकि कलिंग के पास बहुत से विकसित बंदरगाह भी थे, बंदरगाह भी प्राप्त होंगे, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ एक तरह से मजबूत संबंध बन सकते थे, कनेक्टिविटी बन सकती थी। इससे व्यापार वाणिज्य और अधिक वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, व्यापारिक संबंध क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना कि कलिंग को जीतने से एक तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह की चिंता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, दूसरा कलिंग को जीतने से क्या होगा कि एक बहुत बड़ा समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जिसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं वो मगध को मिलेगा, जहां पर कलिंग के पास स्वयं के विकसित बहुत हार्बर थे, बंदरगाह थे, वो प्राप्त होंगे, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ मगध के संपर्क और अधिक बेहतर होंगे, और इससे व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं वृद्धि होगी। तो एक ये भी कारण कह सकते हैं हम इसको, आर्थिक कारण या व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी दक्षिण पूर्व एशिया से इस तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए, देशों से व्यापार वाणिज्य के संबंध में भी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से कलिंग आ जाएगा तो बहुत बड़ा कोस्टल एरिया हमको प्राप्त होगा। और आगे थोड़ी सी बातों को लेकर अगर हम चलते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए कि ये भी क्षेत्र हमको मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे पास मगध के पास आ जाएगा तो ये भी मिलेगा। चौथी बात अगर हम बात करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि उस समय नेविगेशन पावर थी लेकिन बहुत डेवलप नहीं हुआ करती थी। तो जब डेवलप नहीं हुआ करती थी तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए मगध के लोगों को ही अपने ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जाना है, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जाना है तो बीच समुद्र से श्रीलंका नहीं जा पाते थे, वो इसी कोस्टल एरिया के किनारे किनारे जाया करते थे, यानी कलिंग के किनारे किनारे इस प्रकार से श्रीलंका तक जाया करते थे। यानी ताम्रलिप्ति बंदरगाह से अगर मगध के लोगों को व्यापार वाणिज्य करना है तो अगर मान के इधर तो करना है कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर दक्षिण में जाना है, श्रीलंका की तरफ जाना है, तो कलिंग के समुद्र के किनारे से ही जाते थे, वो बीच समुद्र से नहीं जाते थे, वो स्थल के मार्ग के नजदीक से ही जाते थे। तो हमेशा क्या होता था कि कभी कभी इस प्रकार से कलिंग के समुद्र के किनारे जो समुद्री डाकू रहा करते थे वो एक प्रकार से जहाज़ों को लूट लिया करते थे। यानी हमेशा एक प्रकार से जो मगध के जहाज़ श्रीलंका तक जा रहे हैं उन जहाज़ों को जब कलिंग के कोस्टल एरिया से निकला करते थे तो संकट बना रहता था, इसीलिए कहीं ना कहीं कभी कभी ये जहाज़ लूटे भी जाते थे। तो अशोक को ये लगता है कि अगर मैं इस कलिंग के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ तो ये भी संभावनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि कलिंग जब जीता जाएगा तो कोस्टल एरिया भी मगध के पास आएगा और उससे हमारे कहीं ना कहीं जो दक्षिण से विशेष रूप से श्रीलंका से जो संबंध है व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में है या कहीं ना कहीं आने जाने आवागमन के संदर्भ में जो संबंध बने हुए हैं वो संबंध और अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये जो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर एक बात और कही जा सकती है और वो ये है कि अगर चौथे कारण को अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से जो है चौथा कारण यह है कि कलिंग पर नियंत्रण होने से समुद्र तटवर्ती क्षेत्र प्राप्त होगा और स्वाभाविक रूप से समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जब प्राप्त होगा तो मैंने कहा ना उसी स्थल के सहारे दक्षिण तक जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, मगध के जहाज श्रीलंका तक या पश्चिम के देशों तक
सुरक्षित रूप से आ जा सकेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी सबसे बड़ी बात है। इस नक्शे को देखने से ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इस मगध का जब कब्जा हो जाएगा, तो मैंने कहा कि उस समय समुद्री मार्ग बहुत डेवलप नहीं थे, हमारे पास बहुत डेवलप शिप नहीं थी। तो हम क्या करते थे, स्थल को जो कोस्टल एरिया पड़ता था उसी के किनारे किनारे इस प्रकार से निकला करते थे, क्योंकि बीच में कुल के समुद्री उफान जो लहरें होती थी वो बहुत हाई पीक पर चली जाती थी। तो इसीलिए उन संकटों से हमें दूर होना है तो हमें किनारे किनारे चलना होता था। और जब किनारे किनारे चलते थे तो हमने कहा ये कोस्टल एरिया हमेशा हमारे लिए संकट बने रहते थे। तो जब हमारा कब्जा हो जाएगा तो हमारे जो जहाज अब कुल के कहीं न कहीं श्रीलंका या पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, उनको अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का संकट या किसी भी प्रकार के लुटने का डर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं सोच थी। मेरा ये कहने का मतलब है कि अशोक ने अगर कलिंग पर अटैक किया तो कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि कोई भी चाहेगा तो मैं अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहेगा। दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि यहाँ से अब आपको थोड़ा सा अगर हम बात करें, यहाँ से आपको अब दक्षिण भारत जाना है, तो यहाँ तक तो आपका साम्राज्य है ही, तो यहाँ से साम्राज्य अगर आपका पास है तो आपको स्थल मार्ग से जाना है, तो इसी मार्ग से आपको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो मगध के लोग यानी कहीं ना कहीं अशोक जो है साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से वो दक्षिण भारत तक पहुंचना चाहता है, और जब दक्षिण भारत तक पहुंचना चाहता है तो मार्ग तो यही मिलेगा, आपको स्थल मार्ग मिलेगा। यानी एक प्रकार से कलिंग दक्षिण जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। तो कलिंग जब दक्षिण जाने वाले मार्ग पर पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से अब आप अपने दक्षिण विजय का अभियान कैसे पूरा कर पाएंगे, जब तक आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी राज्य अपने सीमा में के अंदर से तो आपको दक्षिण जाने नहीं देगा, कोई भी राज्य नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार से चूंकि दक्षिण जाने वाले स्थल मार्ग पर कलिंग है, यूं कह सकते हैं कि ये इनके उत्तर और दक्षिण के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाने वाला स्थान है। तो इसीलिए यह स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से चाहे सामरिक दृष्टि से, हर दृष्टि से कलिंग महत्वपूर्ण था दक्षिण जाने के मार्ग पर, इसीलिए इसको जीतना आवश्यक था। तो हम एक बात और भी ये कह सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा अगर विषय को लेकर आगे बढ़ें तो एक बात और कही जा सकती है, और वो ये है कि कलिंग क्या है, इस प्रकार से दक्षिण जाने वाले मार्ग यानी स्थल मार्ग पर पड़ता है। तो स्थल मार्ग पर पड़ता था, इस बात को ध्यान रख लेना। यानी एक तरह से ध्यान रखना, ये जो कलिंग है इसका सबसे बड़ा महत्व ये हम कह सकते हैं दक्षिण जाने के मार्ग की दृष्टि से कि इसका सामरिक महत्व भी बहुत है। तो ये सामरिक महत्व भी इसका बहुत है, इसी प्रकार से आर्थिक महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहीं ना कहीं ये दक्षिण जाने वाले मार्ग के एक तरह से स्थल मार्ग पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं मौर्य सम्राट चाहते हैं कि हम दक्षिण के ऊपर नियंत्रण अपना बनाए रहें। तो इसके लिए उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से कलिंग को जीतना बहुत ही जरूरी था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। स्वयं चाणक्य की बात अगर करते हैं, छठवां पॉइंट अगर बात करते हैं, तो स्वयं चाणक्य की बात करें तो चाणक्य कहता है कि कलिंग जो है, कलिंग अपने संसाधनों के लिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, संसाधनों के लिए बहुत कहीं न कहीं संपन्न है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्वयं मिनरल्स मिलते हैं, ये आप जानते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। साथ में कहीं न कहीं यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा हैं, तो कलिंग के हाथी बहुत फेमस हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो एक तरीके से स्वयं कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि कलिंग एक संपन्न देश है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर एक तरह से हाथी मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। और इस तरीके से कलिंग के हाथियों को प्राप्त करना, क्योंकि मौर्यों के पास एक बहुत बड़ी गज सेना थी, इस तरीके से उस हाथियों को प्राप्त करना, उन मिनरल्स, उन संसाधनों को प्राप्त करना भी एक तरह से कलिंग पर आक्रमण करना उसका उद्देश्य रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को देखिए कि पहला कारण मैंने बताया कि उसकी साम्राज्यवादी नीति, हम कह सकते हैं पहला कारण क्या है, उसकी साम्राज्यवादी नीति है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह एक तरह से कलिंग से हमेशा
हमेशा असुरक्षित रहता था, क्योंकि पाटलिपुत्र से वो दूर है लेकिन कलिंग की सीमा के नजदीक था। अगर मगध और कलिंग में कभी भी हमला होगा तो कहीं न कहीं मौर्यों का एक शक्तिशाली बंदरगाह जो ताम्रलिप्ति था, जो बंगाल में है, जो दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्टिविटी बनाए रहता था, वो कहीं न कहीं कब्जा कर लेता। कौन? कलिंग कब्जा कर लेता। तो ये चिंता को भी समाप्त करना चाहते हैं। तीसरी बात मैंने कहा कि जो भी मगध के जहाज ताम्रलिप्ति से जाते थे वो एक तरह से कलिंग की सीमाओं के नजदीक से निकला करते थे, कोस्टल एरिया के नजदीक से निकला करते थे। तो हमेशा इन जहाज़ों के ऊपर संकट बना रहता था, लूटपाट का डर रहता था, कुछ जहाज लूटे भी जाते थे। तो इस तरीके की चिंताओं को भी दूर करना एक तरह से सम्राट का उद्देश्य था। तो वो चाहता था कि कलिंग पर जब कब्जा हो जाएगा तो अब हमारे जहाज जब जाएंगे तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। चौथी बात अगर कर सकते हैं तो कलिंग, मैंने कहा कि इस प्रकार से स्थल मार्ग पर पड़ रहा है। किस मार्ग पर पड़ रहा है? स्थल मार्ग पर पड़ रहा है। और जब दक्षिण जाने के मार्ग पर पड़ रहा है तो इसीलिए दक्षिण से कनेक्टिविटी बनाना है, तो इस कलिंग को जीतना बहुत जरूरी था। तो जब हम कलिंग को जीत लेंगे तो हम बड़ी आसानी के साथ कहीं न कहीं दक्षिण भारत तक अपने संपर्क बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इसको जीतेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा कोस्टल एरिया मिलेगा, बहुत से कहीं कि परिपक्व बंदरगाह मिलेंगे जो कलिंग के पास हैं। इससे हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ और अधिक कहीं न कहीं बेहतर तरीके से अपन व्यापार वाणिज्य भी कर सकते हैं, कहीं न कहीं हर प्रकार के संबंध बना सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी, विशेष रूप से व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से, उस उद्देश्य से भी कलिंग को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे लास्ट बात यह है कि मेरा यह कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं चाणक्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि कलिंग एक संपन्न देश है। विशेष रूप से वो अपने हाथियों के लिए बहुत ज्यादा संपन्न था। मौर्यों के पास एक गज सेना थी, इसीलिए उन हाथियों को प्राप्त करना भी, उन संसाधनों को प्राप्त करना भी एक तरीके से कलिंग को जीतना अशोक की मजबूरी थी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। कलिंग युद्ध की जानकारी जैसे मैंने कहा कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में दिया है, जिसमें वो कहता है कि 1 लाख लोग मारे गए और कहीं कि 1.5 लाख लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन इस युद्ध का जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि परिणाम निकल कर आता है, उसको अगर समझने का प्रयास किया जाए तो इस युद्ध का परिणाम जो है, एक कहते हैं कि इसने विश्व इतिहास को प्रभावित किया। यानी कलिंग युद्ध ने क्या किया? इस युद्ध ने भारत के इतिहास को नहीं, विश्व इतिहास को प्रभावित किया है। विश्व इतिहास को प्रभावित किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और विश्व इतिहास को कैसे इस युद्ध ने प्रभावित कर दिया है, अगर इस विषय को लेकर अगर समझने का प्रयास करें, कहीं न कहीं इस युद्ध से अशोक इतना ज़्यादा द्रवीभूत हो जाता है, इतना ज़्यादा रिग्रेट हो जाता है, इतना ज़्यादा आत्मग्लानि हो जाती है कि उसने आजीवन युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। तो युद्ध नीति का परित्याग करता है। यहीं से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब युद्ध नीति का परित्याग होगा तो कौन सी नीति अब अपनाएगा? वो धर्म नीति पर चलेगा। इस प्रकार से इस धर्म नीति का लक्ष्य क्या है? तो धर्म नीति का लक्ष्य है सहिष्णुता। धर्म नीति का लक्ष्य क्या है? अहिंसा। तो इस प्रकार से वो अहिंसा, सहिष्णुता, जन कल्याण, इस मार्ग पर वो निकल चलेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से दूसरी बात कर सकते हैं तो अब वो बिहार यात्राएं बंद करेगा। बिहार यात्राओं का मतलब क्या है? बिहार यात्राओं को बंद किया गया, यानी कहीं न कहीं शिकार खेलना, इस प्रकार से जो है जंगलों वनों में जाकर रहना, शिकार खेलना, अनर्गल काम करना, वो चीजें बंद होंगी। तब क्या शुरू होगा? तो अब अंततः उसने धर्म यात्राएं शुरू की। धर्म यात्राओं का मतलब है कि अब जगह जगह कुलना को जाएगा, वहां पड़ाव डालेगा, बड़े बड़े कुलना के साधु, सन्यासी, मॉन्क, भिक्षुक के प्रवचन चलेंगे, लोग वहां एकत्र होंगे, लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। इस प्रकार से वो धर्म यात्राएं शुरू करता है। स्वयं अशोक ने 256 रातें इस प्रकार से अपनी इन धर्म यात्राओं पर कहीं न कहीं खर्च किया है। तो बिहार यात्राओं को बंद किया गया, धर्म यात्राओं को कहीं न कहीं शुरू किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहां पर तीसरी बात कह सकता हूं कि अब भेरी घोष नहीं होगा। भेरी घोष का मतलब क्या है? यानी युद्ध का शंखनाद। अब युद्ध नहीं होगा, यानी बंद हो गया, भेरी घोष बंद कर दिया गया। तब क्या होगा? अब धर्म घोष होगा। धर्म घोष का मतलब है अब धर्म का शंखनाद होगा और इस तरीके से लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाएगी। विश्व इतिहास में अशोक इसीलिए अमर हो गए, यानी इस युद्ध के कारण विश्व इतिहास में अशोक इसलिए अमर हो गए क्योंकि अशोक ने आजीवन युद्ध नीति का परित्याग करके धर्म नीति पर चलने का निर्णय लिया। और इस निर्णय ने कुल ना के भारत के इतिहास को ही नहीं, विश्व इतिहास को प्रभावित किया है। अगर शायद वो युद्ध नहीं हुआ होता तो ये आप मान के चलिए कि अशोक धम्म नीति के मार्ग पर नहीं चले होते। और सबसे बड़ी बात है, इस युद्ध का बहुत बड़ी बात हम कह सकते हैं, इस युद्ध का एक और परिणाम है कि इस युद्ध ने एक प्रकार से बौद्ध धर्म को क्या कर दिया? जो भारत के अंदर था, बौद्ध धर्म को, जो एक क्षेत्रीय धर्म के रूप में था, क्षेत्रीय धर्म के रूप में था, विशेष रूप से क्षेत्रीय धर्म के रूप में
कहीं कि पूर्वांचल और बिहार के कुछ सीमाओं तक सीमित हैं, उस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनने में कुल मिला के मदद मिली, अंतर्राष्ट्रीय धर्म में परिवर्तित हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि अशोक के शासनकाल में अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक जब बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव हो जाता है तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करते हैं और बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुकों को, बड़े पैमाने पर कुल मिला के कहने की बौद्ध साधु संतों को दुनिया के देशों में भेजते हैं। यहां तक कि वो अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजते हैं। तो मैंने अभी कहा कि इस युद्ध का सुखद परिणाम यह है कि इस युद्ध के पश्चात वह बौद्ध धर्म जो कहीं न कहीं क्षेत्रीय धर्म तक स्थापित था, वो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस युद्ध ने एक और परिणाम दिया, कहीं न कहीं इस प्रकार से अब सम्राट अशोक अब कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अपनी प्रजा को क्या मानने लगे, तो अपनी प्रजा से इस तरीके से अब पुत्रवत व्यवहार करने लगे। यानी पुत्रवत व्यवहार की बात आती है। पहली बार कहीं न कहीं एक प्रकार से देखते हैं कि एक सम्राट अपनी प्रजा को अपना पुत्र मानता है। सभ्य मुनिस्य प्रजा ममा, यानी सभी मनुष्य कुल मिला के प्रजा जो है मेरी संतान है। तो इस प्रकार से इस युद्ध ने एक कह सकते हैं कि मोनार्की सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई व्यवस्था को डेवलप किया कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये सोच कहां से डेवलप हुई? कलिंग युद्ध के बाद डेवलप हुई। और एक सबसे बड़ी बात है, इस युद्ध ने एक प्रकार से अशोक के जीवन को ऐसा बदला कि उसने कहा कि राजा जो है, इस प्रकार से राजा इस युद्ध ने कहीं न कहीं एक प्रकार से मौर्यों के जीवन में, अशोक के जीवन में भी बदलाव कर दिया कि राजा प्रजा का ऋणी है। राजा किसका ऋणी है? प्रजा का ऋणी है। ये थॉट आखिर कहां से आ रहा है? ये थॉट कहीं न कहीं एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस कलिंग युद्ध के बाद आ रहा है। इस युद्ध के पश्चात ही अशोक ने बहुत से जन कल्याणकारी कार्य किए। जन कल्याणकारी, इस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य कैसे कर रहा है? वो हॉस्पिटल्स बनवा रहा है, वो कहीं न कहीं मानव के लिए हॉस्पिटल्स बनवा रहा है, पशुओं के लिए हॉस्पिटल्स बना रहा है, कुएं तालाब खुदवा रहा है, धर्म यात्राएं कर रहा है, कहीं न कहीं सड़कें बनवा रहा है, सड़कों के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगवा रहा है। तो इस तरीके से युद्ध ने अशोक को जन कल्याणकारी कार्य करने का प्रेरणा दिया, जिससे लोगों के जीवन में एक सुखद कुल मिला के कहीं न कहीं पल निकले, या कहीं न कहीं लोगों के जीवन में सुख और शांति बढ़े। राजा प्रजा का ऋणी है, ये एक नया फैक्ट्स लेकर आता है। तो इस तरीके से कलिंग युद्ध ने भारत के इतिहास को तो प्रभावित तो किया, पूरी दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया। आपको कैसा सेशन लगा? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करें, शेयर करें और कहीं न कहीं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।